Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Hobbes concept of state of nature. होब्स की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा। इससे पहले हमने होब्स के कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्कस किया था, यानी मानव स्वभाव की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम होब्स के प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, होब्स कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। होब्स जो है वो प्राकृतिक अवस्था को समाज से बाहर की अवस्था मानता है। समाज में प्राकृतिक अवस्था का अस्तित्व नहीं है, ये प्राकृतिक अवस्था जो है वो समाज से बाहर की अवस्था है। यह अवस्था सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू होने से पहले की अवस्था थी। होब्स का कहना है कि समाज की प्रारंभिक अवस्था में सही और गलत का कोई भेद नहीं था, क्योंकि कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति का अभाव था। कोई भी सर्वोच्च शक्ति उस समय अस्तित्व में नहीं थी। किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमाना शक्ति पर ही आधारित था। होब्स का कहना है कि मनुष्य के स्वार्थीपन के कारण ही वह 3 प्रधान कामनाओं से समान रूप से प्रभावित होता था, और ये 3 प्रधान कामनाएं हैं आत्मरक्षा की भावना, लाभ की भावना और आत्म प्रसिद्धि की भावना। उसमें निरंतर शक्ति ग्रहण करने की इच्छा है। मनुष्य में लगातार शक्ति को ग्रहण करने की इच्छा है। वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है, और इन्हीं भावनाओं के कारण उसमें संदेह और अविश्वास की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस संदेह और अविश्वास की प्रवृत्ति के कारण ही संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। होब्स का मानना है कि मनुष्य में मूलतः काफ़ी असभ्यता विद्यमान थी। प्राकृतिक अवस्था में ना तो समाज था और ना ही सरकार थी। इस युग में माइट इज़ राइट का सिद्धांत प्रचलन में था, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही राज करेगा। यह अवस्था निरंतर भय और घातक मृत्यु की दशा थी, जहाँ मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पाशविक और अल्प था। होब्स के अनुसार यह दशा मनुष्य के दोषों का परिणाम न होकर उसकी प्रकृति का परिणाम थी। इस अवस्था में मानव का जीवन ज़्यादा से कठिनाइयों से भरा हुआ था। होब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का आधार उसका वैज्ञानिक भौतिकवाद है। होब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार दिए हैं। होब्स की विचारधारा के अनुसार मानव की प्रकृति में कुछ ऐसे दोष पाए जाते हैं जो मानव को असामाजिक प्राणी सिद्ध कर देते हैं। इस स्थिति में यदि राज्य का भय नहीं होगा तो मानव जो है वो पशु के समान आचरण करेगा, निरंकुश पशु के समान, जिस पर कोई अंकुश नहीं होगा। इस चित्रण के आधार पर होब्स की प्राकृतिक अवस्था की कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, और उन विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है सही और गलत की धारणा का ना होना। होब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है उसमें सही और गलत की कोई धारणा नहीं थी। नो कंसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। होब्स के अनुसार समाज की प्रारंभिक अवस्था यानी प्राकृतिक अवस्था में ठीक और गलत का कोई भेद नहीं था। कानून और कानून निर्माता जैसी शक्ति समाज में थी ही नहीं। सहमति जैसी अवधारणा भी लुप्त थी। प्राकृतिक अवस्था में सर्वोच्च शक्ति कहीं केंद्रित नहीं थी, इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं था जो सबके लिए हो। कानून ना होने की स्थिति में न्याय की कल्पना करना ही गलत है। बिना कानून के न्याय हो ही नहीं सकता। इस अवस्था में मनुष्य को गलत या सही, उचित या अनुचित, न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था। इस अवस्था में मनुष्य कुछ भी कर सकता था। सब कुछ मनुष्य की शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर था। जो ज़्यादा शक्तिशाली था वो दूसरों को दबाकर रखता था और खुद राज कर सकता था। यह अवस्था समाज से पहले की अवस्था थी, इसलिए इस अवस्था में मनुष्य का जीवन अविवेकपूर्ण और अनैतिक था। दूसरी विशेषता है न्याय की अनुपस्थिति। होब्स की प्राकृतिक अवस्था में राज्य ही नहीं था, इसलिए कानून होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और कानून नहीं था तो न्याय भी नहीं हो सकता। होब्स कहता है कि न्याय के बिना मानव जीवन कष्टपूर्ण था, और मानव का जीवन और संपत्ति केवल व्यक्ति की शक्ति पर ही निर्भर करती थी। ये वस्तुएं
तब तक ही मनुष्य के पास थी जब तक कि वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली था और अन्य उसकी तुलना में कम शक्तिशाली थी। तीसरी विशेषता है असीमित स्वतंत्रता। होब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्वतंत्रता निर्बाध थी और वह पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करता था। उसकी स्वतंत्रता असीमित थी। मनुष्य में सहमति कायम करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता भी नहीं थी और इसके अभाव में एक दूसरे को बांध कर रखना मुश्किल कार्य हो गया था। इसलिए कोई किसी के अधीन नहीं था। इस युग में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचलन था। व्यक्ति स्वतंत्रता का पूरा आनंद उठाता था और उसकी स्वतंत्रता सीमित नहीं थी बल्कि उसकी स्वतंत्रता असीमित और निर्बाध थी। चौथी विशेषता है निरंतर तनाव, संघर्ष, अराजकता और युद्ध की स्थिति। होब्स की प्राकृतिक अवस्था में तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। मानव स्वभाव का अध्ययन करके होब्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है आत्मरक्षा करना, खुद की रक्षा करना। आत्मरक्षा मानव व्यवहार का केंद्र बिंदु होता है और इस मूल प्रवृत्ति के कारण ही सभी मानव आपस में स्वार्थ, अहंकार, शक्ति, छल और भय से युक्त व्यवहार करने को विवश थे। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के बीच में स्थायी तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति ही स्वाभाविक दशा थी। होब्स के अनुसार यह अवस्था प्रत्येक मानव के साथ युद्ध की अवस्था थी। सभी मानव आपस में लड़ते रहते थे। इस युद्ध में शक्तिशाली ही जीतते थे। चारों ओर से जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी माइट इज राइट का सिद्धांत प्रचलन में था। पांचवी विशेषता है व्यक्तिगत संपत्ति की अनुपस्थिति। होब्स की प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुओं पर शक्तिशाली का ही अधिकार होता था। उसका शक्तिशाली रहना ही उसके स्वामित्व का परिचायक था। जब वह निर्बल हो जाता था तो उस संपत्ति से उसका अधिकार उठ जाता था और दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति उसकी संपत्ति का मालिक बन जाता था। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। जो शक्तिशाली होता था वही संपत्ति पर पूरा अधिकार रखता था। छठी विशेषता है नागरिक नैतिकता की अनुपस्थिति। होब्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है। राज्यविहीन अवस्था में मानव किसी भी प्रकार की नागरिक नैतिकता से अपरिचित था। उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं था। वह स्वार्थपूर्ण व्यवहार की प्रधानता होने के कारण नागरिक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। सरकार जैसी कोई संस्था नहीं थी जिसके कारण व्यक्ति के कार्यों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। इस युग में व्यक्ति खुलकर स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता था और ऐसा करते समय वह सही और गलत का ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि उसे इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित। वह सदैव अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए ही कार्य करता था। इसलिए होब्स की प्राकृतिक अवस्था में नागरिक नैतिकता का अभाव था। सातवीं विशेषता है जीवन की असुरक्षा। होब्स के प्राकृतिक अवस्था में अविश्वास, हिंसा, संघर्ष और युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती थी। सभी व्यक्ति डरे रहते थे। कानून बनाने वाली और कानून को लागू करने वाली संस्था ही नहीं थी। मनुष्य की आत्मरक्षा का डर मनुष्य को हमेशा ही सताता रहता था। इसलिए वह छल कपट, धूर्तता और पाशविकता का आचरण करता था। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन सदा खतरे में ही रहता था। कमजोर को शक्तिशाली का डर हमेशा लगा रहता था। इसलिए मनुष्य पूरी तरह से असुरक्षित था। होब्स ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था की जो भयानक चित्रण पेश किया है, जिसमें कोई भी अधिकार, कानून व्यवस्था, शांति और स्थायित्व नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक निकृष्ट प्राणी था। वह इस अवस्था में विवेक का भी अभाव पाया जाता था और सभी मनुष्य अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। मनुष्यों में संपत्ति, सम्मान और शक्ति के लिए भी लगातार संघर्ष होता रहता था। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है उसकी ये विशेषताएं थी। अब हम होब्स की प्राकृतिक अवस्था की आलोचनाओं को भी देख लेते हैं। होब्स के द्वारा ये प्रस्तुत प्राकृतिक अवस्था की अनेक समाज शास्त्रियों और मानव विज्ञान शास्त्रियों ने आलोचना की है और इसको अनैतिहासिक माना है। अनैतिहासिक मानते हुए इसे नागरिक समाज की परिकल्पना मात्र माना है। होब्स ने मनुष्य को मनोवेगों का दास माना है, लेकिन मनुष्य पूरी तरह से इच्छाओं का दास नहीं कहला सकता।
होब्स ने मानव जीवन के एकांगी पक्ष का चित्रण करके ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मनुष्य की प्रकृति स्वार्थपन की होती है। मनुष्य स्वार्थी होता है, मनुष्य अपने हित को ही ध्यान में रखता है। होब्स ने मानव स्वभाव के प्रेम, दया, सहानुभूति, बलिदान, परोपकार आदि भावनाओं की अनदेखी जरूर की है, लेकिन उस समय जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो इन भावनाओं का अभाव पाया जाना कोई अचरज की बात नहीं है। असभ्य नागरिक समाज में तो ये विशेषताएं अवश्य ही मिलती हैं। होब्स के द्वारा मानव स्वभाव के विकास के प्रारंभिक चरण में वर्णित प्राकृतिक अवस्था का पाया जाना संभव है। जब आज के सभ्य नागरिक समाज में उस समय की प्राकृतिक अवस्था की सारी विशेषताएं हमें देखने को मिल सकती हैं, तो होब्स के दर्शन को कोरी कल्पना नहीं कह सकते। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन होब्स का प्राकृतिक अवस्था का चित्रण सभ्य नागरिक समाज के विकास का प्रारंभिक बिंदु अवश्य है। उसका संपूर्ण दर्शन वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित होने के कारण सत्य के अधिक निकट है। नागरिक समाज के विकास का प्रारंभिक बिंदु होब्स की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है असभ्य से ही सभ्य बनता है। इसलिए होब्स का जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है वो कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। तो आज की क्लास में हमने होब्स के प्रकृति की अवधारणा, प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।